हेलो डियर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एग्जाम रिटर्न्स चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज चर्चा करते हैं हम लोग क्लास 11 के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी? तो बोल रहा है नीचे दिए गए कौन सा ऑप्शन में से जो है अदिश राशि नहीं है। तो अदिश राशि देखिए, टेम्परेचर, ताप कौन सी राशि है? अदिश राशि है। घर्षण गुणांक भी क्या है? अदिश राशि है। आवेग भी क्या है? अदिश राशि है। इसमें इम्पल्स यानी ये जो आवेग है, आवेश क्या है? अदिश राशि है। आवेग क्या है? वो सदिश राशि है। तो इसमें से कौन सी अदिश राशि नहीं है? आवेग यानी इम्पल्स जो है वो अदिश राशि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी? तो स्केलर क्वांटिटी इसमें कौन है वो जानना है। इसमें वेग जो है वो कौन सी राशि सदिश है? बल भी सदिश राशि है। विद्युत धारा अदिश राशि है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर होगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि कौन सी है? चलिए देखते हैं अदिश राशि कौन सी है। रेखीय संवेग, संवेग और आवेग ये क्या है? सदिश राशि है। त्वरण भी सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि है। तो सिर्फ विद्युत धारा ऐसी राशि है जो अदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी? तो इसमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, उसको ढूंढना है। विद्युत धारा अदिश राशि है। गुरुत्वाकर्षण विभव, विभव जो भी होता है ना वो अदिश ही होता है। कौन? तो खुद अदिश राशि है। तो इसमें एक धारा घनत्व है जो सदिश राशि है, यानी ऑप्शन नंबर बी एक सही ऑप्शन है ना, जो एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी? तो इसमें से वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि को पहचानना है। तो जिसमें दिशा होता है वही ना सदिश राशि है। समय में कोई दिशा नहीं है तो अदिश राशि है। दूरी ये भी अदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि चाल भी अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा, है ना, मात्रा एक सदिश राशि है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी? तो वेक्टर क्वांटिटी इनमें से कौन सा है? चाल अदिश राशि है। दूरी भी अदिश राशि है। समय भी अदिश राशि है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। वेग, वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो सदिश परिमाण के समान और दिशा में विपरीत हो तो उसका परिमाण होगा। तो आपको बता दें कि यदि दो सदिश दोनों विपरीत दिशा में हो और दोनों का अगर वैल्यू, है ना, मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री होता है। क्योंकि इसके बीच का कोण 180 डिग्री होता है और 180 डिग्री दो वेक्टर के बीच का कोण रहता है। तो उसके लिए फार्मूला होता है R इक्वल टू ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, है ना। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिखा जाता है इसमें और इसमें भी। तो अगर बराबर रहेगा तो हम लोग मान लेते हैं कि 5 था तो 5 में 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0 ही ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सदिशों के अदिश गुणनफल को बिंदु यानी क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में, दो सदिशों के अदिश गुणनफल को किस रूप में जाना जाता है? तो डॉट प्रोडक्ट यानी कि बिंदु गुणनफल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेप गति में वेग का 36 घटक होता है ना। प्रक्षेप गति में देखिए होता क्या है कि हम लोग प्रक्षेप यानी प्रोजेक्टाइल मोशन में जब किसी को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो जैसे नीचे की ओर गिरता है ना, तो उसमें ये वाला घटक है ये कैसा होता है? कांस्टेंट होता है, नियत होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें तो ये समय के साथ बदलता रहता है। आप देख रहे हैं कि हर एक स्थिति में ये क्या है? बदल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सदिशों के क्रॉस गुणनफल का परिमाण होता है द रिजल्टेंट ऑफ क्रॉस गुणनफल। ये आपको बता दें, दो चीज़ बताते हैं। पहला, अगर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए यानी कि बिंदु गुणनफल निकाला जाए तो वो हमेशा अदिश राशि देता है। यानी दो सदिश का बिंदु गुणनफल की बात करेंगे तो वो हमेशा क्या देता है? अदिश राशि देता है। यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है AB cos थीटा होता है।
लेकिन वही अगर हम लोग सदिश की बात करेंगे यानी क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे, दो सदिश का इसको बोलते हैं सदिश गुणनफल यानी क्रॉस प्रोडक्ट, यानी इसको बोलते हैं क्रॉस गुणनफल। तो इसके लिए हमेशा सदिश आता है ए बी साइन थीटा के रूप में, है ना। तो इसका दो सदिश का क्रॉस गुणनफल वो क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है, हमेशा सदिश वेक्टर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो सदिश की दिशा समान और उसका परिमाण किसके बराबर होगा। अच्छा, दिशा समान, दो सदिश का अगर यदि दो सदिश का दिशा समान हो तो उसका परिमाण किसके बराबर होगा। तो आपको बता देते हैं कि अगर दो सदिशों का दिशा एक समान रहे, एक ही दिशा में रहेगा तो इसके बीच का कोण कितना होता है, 0 डिग्री होता है। और जब दो सदिशों का परिमाण एक ही दिशा में हो, जब दो सदिशों का परिमाण एक ही दिशा में हो तो इसके रिजल्टेंट के लिए फार्मूला होता है आर ए प्लस आर बी, ए प्लस बी, है ना। तो यानी कि उनके परिमाणों का क्या होता है, योग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो सदिशों की दिशा एक ही हो और तो उसका अदिश गुणनफल क्या होगा। आप देख लीजिए, जब दिशा एक ही होगा तो आपको तुरंत बताए कि उसके बीच का कोण कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है डॉट प्रोडक्ट का, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और उसके लिए क्या होता है फार्मूला ए बी कॉस थीटा। तो आप cos 0 डिग्री का मान बता दीजिए कितना होता है, 1 होता है। तो इसके लिए हो जाएगा ए बी, और ये इसका अधिकतम मान है। यानी कि दो सदिशों का अगर अदिश गुणनफल एक ही दिशा में हो, दो सदिश अगर एक ही दिशा में हो तो उसका अदिश गुणनफल हमेशा मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अदिश राशि है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर, है ना। तो इसमें से अदिश राशि को पहचानना है। वेग सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी, विस्थापन भी, बल भी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ये जो है अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सदिश राशि है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है ना। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। तो विस्थापन सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है, कोणीय संवेग सदिश राशि है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर। निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है। तो ऊर्जा, एनर्जी कौन सी राशि है, ये अदिश राशि है। ऊर्जा कौन सी अदिश राशि है, विभव पोटेंशियल भी अदिश राशि है, वर्क भी अदिश राशि है। इसमें से संवेग जो है, मोमेंटम जो है, ये सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण किस प्रकार की भौतिक राशि है, विच टाइप ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सेलरेशन, है ना। तो किस प्रकार की राशि है ये, किस प्रकार की भौतिक राशि है ये, सदिश है। त्वरण कैसी राशि है, सदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी कुछ समीकरण का अध्ययन करता है तो बताइए कि इसमें से इस समीकरण में से कौन सा सदिश राशियां हैं, कौन सी सदिश राशि है ना। ए स्टूडेंट स्टडीज ऑफ सम इक्वेशन, हाउ मेनी वेक्टर क्वांटिटी आर कनेक्टेड टू देयर इक्वेशन। तो आप में देखिए, इसमें पावर जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर है, यानी ये सदिश राशि है। यानी कि शक्ति क्या है, शक्ति क्या है, अदिश राशि है, लेकिन बल सदिश राशि है। इसमें वेग भी सदिश राशि है, लेकिन इसमें से दो सदिश राशि है। कितने सदिश राशि है, दो सदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेप का उड़ान काल यानी टी एफ और अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने का काल यानी उसके बीच में जो लगा समय है के बीच में संबंध। आपको बता दें प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, जब किसी हम ईंट या किसी पत्थर को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो इस प्रकार से नीचे की ओर गिरता है। तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में जो लगा समय है, उड़ान काल क्या होता है आपको बताते हैं। जब हाथ से हम किसी वस्तु को छोड़ते हैं तो जमीन तक गिरने के बीच में लगा समय को हम लोग उड़ान काल बोलते हैं। और अधिकतम ऊंचाई पहुंचने में जो समय लगता है वो उतना ही समय फिर नीचे गिरने में भी लगता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि टी एफ यानी टाइम टू फ्लाइट यानी उड़ान काल का जो समय है वो मैक्सिमम हाइट के दो गुना होता है। यानी टी एफ बराबर कितना होता है, टी एम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार पथ में घूम रहा कीड़ा
समान रूप से गति करता है और 100 सेकंड में 7 चक्कर लगाता है, तो किरे की रेखीय गति क्या होगी? आपको बता दूं, रेखीय गति मतलब चाल का बात बोल रहा है, और चाल बराबर हम लोग जानते हैं दूरी बटे समय होता है। तो अगर कोई किरा जो है, कोई किरा वृत्ताकार पथ में 100 सेकंड में 7 चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर लगाने में समय कितना लगेगा? 100/60। तो इसका कितना निकल जाएगा टाइम? भाग देने पर 14.2 आएगा, 14.2 आ जाएगा। यानी एक चक्कर में जो समय लगता है वो कितना लगता है? 14.2 लगता है। तो इतना समय लगता है एक चक्कर में, तो एक चक्कर का दूरी कितना होगा? 2πr, और इसमें r का जो मान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो 2 × 22/7 गुना r का मान कितना है? 12 है, और ये हो गया इसका दूरी। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो इसके नीचे से अगर हम लोग भाग देते हैं कि इसके समय में, समय कितना लग रहा है? 14.2। तो यदि हम लोग इसको 14.2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा हमको मेरा 5.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणीय और रेखीय त्वरण के बीच संबंध होता है। तो कोणीय और रेखीय त्वरण के बीच कितना संबंध होता है? तो इसके लिए जो संबंध होता है B = A = R अल्फा। यहाँ पर A क्या है? A एक्सेलरेशन है, R क्या है? तो ये त्रिज्या है, और अल्फा ये क्या है? कोणीय त्वरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेप की अधिकतम पारस R मैक्सिमम होता है। तो प्रक्षेप काल की अधिकतम पारस कितनी होती है? u²/g होती है इसका मैक्सिमम हाइट। प्रक्षेप मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में R मैक्सिमम यानी मैक्सिमम रेंज कितनी होती है? आपको बताते हैं। इसके लिए सूत्र जो होता है वो कितना होता है? u² sin 2θ/g। तो जब हम लोग किसी चीज़ को 45 डिग्री पर फेंकते हैं ना, तो वो अधिकतम रेंज तक जाता है, और 45 को मान जब रखेंगे तो थीटा का मान 45 रखने पर ये क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा, 2 से गुना होने के बाद। और साइन 90 का मान कितना होता है? 1। साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो 1 जब निकल जाएगा तो यहाँ पर R मैक्सिमम कितना हो जाएगा? u²/g, यानी कि 21 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ में v वेग से गतिमान है, तो कण का अभिकेंद्र त्वरण हो जाएगा। देखिए, वैसे अभिकेंद्र त्वरण का तो फार्मूला होता है, इसको हम लोग AC से दर्शाते हैं केंद्र की ओर त्वरण के लिए। इसका होता है फार्मूला ω²r। चूँकि ओमेगा के लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? v = r⍵। यहाँ से ओमेगा के लिए अगर हम लोग निकाल देंगे तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? v/r। तो इस हिसाब से अगर ओमेगा के स्थान पर हम v/r रख दें तो क्या हो जाएगा? v² r² इंटू r। r² से एक स्क्वायर कट जाएगा तो सिर्फ r बचेगा। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर हो जाएगा v²/r, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वेक्टर a + वेक्टर b बराबर वेक्टर a - वेक्टर b हो तो AB के बीच का कौन होगा? तो AB के बीच का कौन होगा? तो आपको बता दें इसके लिए होता क्या है। इसके लिए वेक्टर में एक फार्मूला होता है, r बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा। लेकिन जब प्लस का बात करेंगे ना, जब प्लस होती है वहाँ पर, इसके लिए, इस परिमाण के लिए, इसके लिए फार्मूला होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। लेकिन अगर माइनस की बात करेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा? √a² + b² - 2ab cos थीटा। तो हम लोग जब दोनों को बराबर करेंगे तो रूट से रूट खत्म हो जाएगा, a² से a² खत्म, b² से b² खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर +2 cos थीटा और यहाँ पर -2 cos थीटा है, तो इस माइनस वाले को जब इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, और प्लस को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4ab cos थीटा = 0, क्योंकि ये माइनस तो इधर से आ गया और बाकी सब कट चुका है।
तो जैसे ही हम इस पूरे को लेकर इधर जाएंगे तो इस पूरे को जब 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी कॉस थीटा इक्वल टू 0। और आप बताइए कि थीटा का मान 0 कब आता है, कॉस थीटा का मान 0 कब आता है, जब थीटा का मान 90 डिग्री होता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि कॉस 90 इक्वल टू कितना होता है 0, यानी थीटा का मान कितना रखेंगे 90 रखेंगे तब 0 होगा। तो a प्लस बी का परिमाण a माइनस बी के बराबर कब होगा, जब उसके बीच का कोण कितना होगा 90 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी प्रक्षेप गति के प्रकरण में अधिकतम ऊंचाई पर वेग तथा त्वरण के बीच का कोण क्या होगा। जब किसी वस्तु को अधिकतम ऊंचाई के लिए फेंका जाता है तो उसके लिए वेग और त्वरण के बीच का जो कोण है वो कितना होना चाहिए 90 डिग्री पर। कितना होना चाहिए 90 डिग्री पर होना चाहिए। अगर 90 डिग्री पर किसी वस्तु को हम लोग फेंकेंगे ना तो वो क्या होगा अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करेगी, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकाई समय में कोणीय विस्थापन कहलाती है। तो इकाई समय में कोणीय विस्थापन क्या कोणीय वेग कहलाएगा, एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब दो सदिश विपरीत दिशाओं में कार्य करता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। तो आपको बता देते हैं कि विपरीत दिशाओं की बात करें तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा। तो जब भी दो सदिश विपरीत दिशा में होगा ना तो उसके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 180 डिग्री का बनेगा। तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट के लिए जानते हैं ए डॉट बी वेक्टर के लिए क्या होता है ए बी कॉस थीटा। ए बी क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो इसका मान बोल रहा है जब कॉस 180 डिग्री का मान रखेंगे तो कॉस 180 का मान होता है -1। कितना होता है -1, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो माइनस ए बी आएगा, यानी ऋणात्मक आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा निगेटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई वस्तु प्रक्षेप गति में होती है तो उसके पथ का सबसे अच्छा वर्णन किस प्रकार किया जाता है। When an object is projectile motion, who is its path best described। तो जब भी किसी वस्तु को हम लोग ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वो इस प्रकार से गिरता है और इस तरह के शेप को हम लोग परवलयाकार यानी पाराबोला कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रक्षेप गति में अधिकतम क्षैतिज पारज के लिए प्रक्षेपण का कोण क्या हो। आपको बता दें इसके लिए जो फार्मूला होता है ना, इसके लिए रेंज के लिए फार्मूला होता है क्षैतिज रेंज के लिए क्या पर फार्मूला होता है आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन यू स्क्वायर होता है। ये क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। तो अधिकतम कब होगा यहाँ पर जब थीटा का मान 45 डिग्री रखेंगे ना तो क्या होगा 45 गुना 2 करेंगे तो 90 डिग्री और साइन 90 का मान 1 होता है, यानी कि आर मैक्सिमम के लिए आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा कि क्या होता है यू स्क्वायर बाय जी, वो यहीं से निकलता है। यानी कि जब किसी वस्तु को 45 डिग्री पर फेंकेंगे तो वो अधिकतम दूरी तय करेगी। कितना दूरी तय करेगी अधिकतम दूरी, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी प्रक्षेप द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई इस पर निर्भर करती है। तो किसी प्रक्षेप द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई किस पर निर्भर करती है। तो इसके लिए दो चीज़ जरूरी है। सबसे पहला क्या कि उस वस्तु को कितने जोर के उसका प्रारंभिक वेग क्या है, यानी कि शुरुआत में उसको जो फेंका गया वो कितना ताकत लगाकर कितने स्पीड से फेंका गया, यानी शुरुआती वेग इस पर निर्भर करता है। प्रक्षेप के कोण इस पर भी निर्भर करता है, यानी कि किस कोण पर कितना एंगल पर फेंका गया उसको जो कितना ऊंचाई पर पहुंचेगा। 90 डिग्री पर फेंका जाएगा तो सबसे अधिक ऊंचाई पर पहुंचेगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है सी सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि प्रक्षेप गति के दौरान नियत रहती है। तो प्रक्षेप गति के दौरान जब हम लोग किसी वस्तु को फेंकते हैं ना ऊपर की ओर तो उसमें एक ही भौतिक राशि नियत रहती है, वो है त्वरण। जी का मान कभी नहीं बदलता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी वस्तु की प्रक्षेप पथ का आकार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो प्रक्षेप पथ का जो आकार है वो सभी के द्वारा, प्रारंभिक वेग के द्वारा भी, प्रारंभिक स्थिति किस स्थिति के द्वारा फेंका जा रहा है और त्वरण, तीनों पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी डी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेग का कौन सा घटक प्रक्षेप उड़ान काल निर्धारित करता है ना।
तो उड़ान काल के लिए सबसे जरूरी उसका लंबवत घटक होता है कि उसको किस किस हाइट के लिए फेंका जाता है, लंबवत घटक उसका क्या है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई कण समय के समान अंतराल में समान कण का वर्णन करते हुए एक वृत्त में चलता है तो इसका वेग की दिशा हो जाएगी। हम ऐसे समझिए, इसका कहने का मतलब है कि जब कोई कण को एक वृत्ताकार पथ पर समान चाल से चलाएंगे तो चाल भले समान होगा लेकिन उसका दिशा हर समय बदलते रहता है। तो यानी कि इसका दिशा हमेशा परिवर्तन होते रहेगा, दिशा में परिवर्तन होता रहेगा, चेंजिंग इन डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेप के प्रक्षेप पथ पर उच्चतम बिंदु पर यह एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ए ट्रेजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल ईस्ट, है ना। तो देखिए होता क्या है कि जब किसी प्रक्षेप पथ पर प्रक्षेप पथ के अधिकतम ऊंचाई के बिंदु उच्चतम बिंदु पर, जबकि किसी प्रक्षेप पथ के अधिकतम बिंदु पर किसी को देखेंगे तो वहां पर होता क्या है, वहां पर गतिज ऊर्जा सबसे कम हो जाती है। होता क्या है कि जब हम लोग फेंकते हैं ना, किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो ऊपर की ओर जाते जाते इसका जब शुरुआत में रहता है इस समय गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होता है और ऊपर में जाकर सबसे कम हो जाता है। तो गतिज ऊर्जा सबसे कम न्यूनतम होता है, गतिज ऊर्जा सबसे क्या होता है, न्यूनतम होता है। लेकिन यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा फिर बढ़ जाती है ना, तो गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रक्षेप की क्षैतिज पारस किन दो कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रक्षेप का जो क्षैतिज पारस है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए के द्वारा। प्रारंभिक वेग और प्रक्षेप के कोण, इसके पीछे भी प्रश्न में चर्चा कर चुके हैं इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रक्षेप को जमीन तक पहुंचने में लगा समय किस पर निर्भर करता है। यानी कि हम बोल रहा है कि इसका जो टाइम टू फ्लाइट है वो किस पर निर्भर करता है, प्रक्षेप वेग पर और प्रक्षेप के कोण दोनों पर। ए भी दोनों सही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रक्षेप के पारस दो कोण अल्फा तथा बीटा के लिए समान होगी यदि द रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल विल बी सेम फॉर टू एंगल्स अल्फा एंड बीटा। तो देखिए अल्फा और बीटा कब समान होगा, जब दोनों का योग का मान कितना होगा, 90 डिग्री। दोनों का योग का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होगा, तब इसका जो है प्रक्षेप कोण दोनों के लिए क्या होगा, समान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रेखीय वेग भी और कोणीय वेग ओमेगा में के बीच संबंध। अभी ऊपर में हम बताए थे कि इसके संबंध होता है वो क्या होता है, v = r ओमेगा, v = r ओमेगा, है ना। तो ये कितना नंबर ऑप्शन में है, v = कितना हो जाएगा, r ओमेगा, v = r ओमेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणीय वेग सदिश की दिशा किसके अनुदिश होती है। तो कोणीय वेग सदिश की दिशा किसके अनुदिश होती है, तो हमेशा घूर्णन के दूरी के अनुदिश हो जाएगा। जो होता क्या है कि जब हम लोग किसी वस्तु को कोणीय वेग यानी किसी कोण पर घुमाते हैं तो उसकी जो दिशा होती है वो हमेशा केंद्र की ओर होती है। इसी को बोलते हैं हम लोग धुरी की अपेक्षा होती है। धुरी होता है क्या, इसी कोण में हम लोग इस तरह से जो खड़ा रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा सही, एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना, धुरी के अनुदिश होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेप का पथ होता है तो इसका पथ हम लोग अभी तुरंत पढ़े थे, कैसा होता है, पैराबोला होता है। ऑप्शन नंबर परवलयकार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, शून्य परिमाण देने वाले असमान सदिशों की न्यूनतम संख्या होती है। तो शून्य परिमाण देने वाले अधिकतम सदिशों की संख्या कितना होती है, 3 होती है। यानी एक त्रिभुज के आकार का होता है या एक त्रिभुज के आकार का क्या होता है, अगर इसका परिमाण असमान भी है तो भी इसका जो सदिश होगा वो कितना हो जाएगा, उसका परिमाण कितना हो जाएगा, शून्य होगा, है ना, न्यूनतम हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। न्यूनतम मतलब शून्य होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर कहलाता है। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो इसको कोणीय त्वरण कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आवर्तकाल और आवृत्ति के बीच संबंध होता है। तो आपको बता दें, आवर्तकाल और आवृत्ति के बीच में जो संबंध होता है वो कितना होता है, म्यू = 1/t होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेप द्वारा तय किया गया पथ होता है। तो प्रक्षेप द्वारा जो तय होता है पथ वो कैसा होता है, परवलयाकार होता है
ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एन कैप सदिश ए की दिशा की इकाई सदिश है तो हमको बता दें ये हमेशा दिशा को दिखाता है और इसके लिए फॉर्मूला होता है एन कैप। क्या होता है? एन कैप बराबर वेक्टर ए बटे वेक्टर ए का परिमाण, वेक्टर ए का परिमाण। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई कनवृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसे एक समान में गतिमान रखने वाला बल है। तो जब भी कोई वस्तु वृत्तीय पथ में गतिमान होता है तो उसे एक समान गति में रखने के लिए सबसे बड़ा भूमिका निभाता है कौन? अभिकेंद्र बल, जो उसको हमेशा सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए बाध्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान वृत्तीय गति से चल रहे किसी पिंड का वेग सदिश एवं त्वरण सदिश संबंधित होते हैं। तो आपको बता देते हैं कि कोई भी ये होता है ना, वृत्तीय पथ पे जब चलता है तो उसका वेग हमेशा उसके स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है और उसका जो त्वरण होता है वो अभिकेंद्र की ओर होता है। तो इसमें एक दूसरे के लंबवत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुण शून्य सदिश का नहीं है? तो शून्य सदिश का क्या गुण नहीं है? ये गुण नहीं है कि अगर किसी वस्तु को हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से, किसी सदिश को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सदिश जो है वही रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वेक्टर ए व वेक्टर बी दोनों दो सदिश है तो निम्न में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? यदि वेक्टर ए व वेक्टर बी दोनों दो सदिश है तो निम्न में से कौन सा सही नहीं है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, ये तो ठीक है। डॉट भी दोनों में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन क्रॉस में ये वाला सही नहीं है, ये वाला सही नहीं है। क्रॉस में क्या होता है कि जब हम लोग वेक्टर को बदल देते हैं ना तो उसका जो है वो क्या होता है, दिशा वेक्टर को बदलने के बाद वो क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ये वाला सही नहीं क्यों है बताते हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को अगर हम लोग बी क्रॉस ए लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ये जो है सी ये सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पूर्व की ओर सदिश ए का परिमाण 5 इकाई है तो माइनस ए दिशा वाले सदिश का परिमाण और दिशा क्या होगा? ऐसा देखिए होता क्या है कि अगर इस दिशा में चल रहा है, इसको हम लोग वेक्टर ए लिखते हैं, है ना। वेक्टर ए अगर इसको लिखते हैं तो जैसे ही हम लोग इसका दिशा को चेंज कर देंगे तो इसको माइनस ए वेक्टर लिखते हैं। तो इसमें होगा क्या, इसका परिमाण तो नहीं बदलता है, लेकिन जैसे ही हम लोग इसका माइनस ए वेक्टर लिखेंगे तो इसका दिशा बदल जाएगा। अभी किधर से पूर्व की ओर चल रहे हैं तो ये पश्चिम की ओर चलने लगेगी। किधर चलेगी, पश्चिम की ओर चलने लगेगी। तो 5 इकाई किधर हो जाएगा, पश्चिम की ओर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार पथ के चारों ओर घूमता है तो कण का त्वरण व्युत्क्रमानुपाती होता है। कण का त्वरण व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बोल रहा है ना। तो इसके लिए हमने फार्मूला अभी तुरंत बताया था कि ए का जो त्वरण होता है वो ओमेगा स्क्वायर आर होता है, ओमेगा स्क्वायर आर होता है। तो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है ये पूछ रहे, तो व्युत्क्रमानुपाती देखना है ना। इसके लिए एक फार्मूला और बनाए थे, वी स्क्वायर बटे आर। तो आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसके, त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पिंड की वृत्ताकार गति के लिए उत्तरदायी बल है। तो वृत्ताकार गति के लिए अभी तुरंत बताए थे क्या होता है, अभिकेंद्र बल उत्तरदायी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो गोलियां एक साथ क्षैतिज रूप से और अलग अलग गति से एक ही स्थान से चलाई जाती है। कौन सी गोली पहले जमीन से टकराएगी? देखिए इसमें प्रारंभिक वेग की चर्चा नहीं है। तो जब भी किसी वस्तु को हम लोग एक साथ फेंकेंगे ना तो वो समान समय में नीचे की ओर गिरेगी, क्योंकि यहाँ पर ना ही किसी रेसिस्टेंस, हवा रेसिस्टेंस की बात हो रही है, एयर रेसिस्टेंस की बात हो रही है, और ना ही किसी प्रारंभिक वेग की बात हो रही है। तो दोनों एक समान के साथ पहुंचेगी पृथ्वी पर। इसमें कौन सा है, दोनों एक साथ पहुंचेगी, बोथ विल रीचेस, है ना।
दोनों एक समान पहुंचेगी। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जब दो राशि एक दूसरे के समांतर होता है तो उसके बीच का योग बराबर होता है, वो बता दें। जब दोनों एक दूसरे के समांतर होगा तो एक ही दिशा में होगा। जब एक दिशा में होगा कोई सदिश, तो उसका जो फार्मूला हम बताए थे कि 0 डिग्री पर कितना होता है, 0 डिग्री पर कितना होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, उसके परिणामों के योग के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेप पर गुरुत्वीय त्वरण किस दिशा में कार्य करता है। प्रक्षेप पर गुरुत्वीय त्वरण हमेशा नीचे की ओर कार्य करता है, लंबवत नीचे की ओर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान वृत्तीय गति में अभिकेंद्रीय त्वरण की दिशा क्या होती है। तो अभिकेंद्रीय त्वरण की दिशा हमेशा जो है वो केंद्र की ओर होती है, यानी रेडियल होती है। तो रेडियल ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंदर की ओर होती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा एक समान गति में नियत रहती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा एक समान गति में नियत रहती है। तो आपको बता दें, एक समान गति जब होता है तो इसमें तो हमेशा दिशा बदलता है, तो वेग बदलता है, और वेग बदलता है तो त्वरण भी बदलेगा। इस हिसाब से इसका चाल जो है वो नियत रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक समानुपाताकार गति में कोई वस्तु अधिक अभिकेंद्र बल का अनुभव करता है तो उसकी त्रिज्या का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अभिकेंद्र बल अधिक तभी होगा जब उसका त्रिज्या छोटा होगा, घटते जाएगा, यानी कि यह घटता रहेगा। त्रिज्या क्या होगा, हमेशा घटेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सदिश राशि के बीच निम्न में से किस संचालन के कारण हमें जो सदिश राशि मिलेगा वह दोनों समान राशियों पर लंबवत होगा। यानी दो सदिश के बीच में ऐसा कैसा संबंध होगा जिसके कारण से उसका संचालन सदिश राशि मिलेगा वह दोनों राशियों पर लंबवत होगा, है ना। दोनों राशियों पर क्या होगा, लंबवत होगा। किसके द्वारा, क्रॉस प्रोडक्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका जो है डी वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेप की क्षैतिज पारस अधिकतम होती है जब प्रक्षेप कोण होता है। तो क्षैतिज पारस अधिकतम के लिए अभी तुरंत बताया कि कोण कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। यानी अधिकतम दूरी को कब जाएगा, किसी वस्तु को कब फेंकेंगे, अधिकतम दूरी पर पहुंचेगा। 45 डिग्री के कोण पर अगर हम लोग किसी वस्तु को फेंकेंगे तो वो अधिकतम दूरी तय करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेप गति के लिए स्थिर रहता है। तो प्रक्षेप गति के लिए वेग का क्षैतिज घटक स्थिर रहता है, क्षैतिज घटक स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा लेकर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।